हेलो एवरीवन, मैं अभी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज हम लोग उसका एक नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। और आज हम लोग बेसिकली जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में देखेंगे, और जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट था हम लोग आज उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। बेसिकली रॉलेट एक्ट जो था वो एक एक्सटेंशन था डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का, दैट वाज पास्ड इन मार्च 1919। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि रॉलेट एक्ट किस एक्ट का एक्सटेंशन था, तो वो था हमारा डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915। एक्चुअली ये मैंने आपको पहले भी बताया है इस एक्ट के बारे में, जिनको नहीं याद है मैं उनको बता दूं कि एक्चुअली में ये एक्ट पास हुआ था जो गदर मूवमेंट चल रहा था ना, उसको स्मैश करने के लिए ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो फिर इसी का एक्सटेंशन बनाया गया रॉलेट एक्ट 1919 को। इसका जो ऑफिशियल नाम था ना वो था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, बट पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट। तो यहां से कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रॉलेट एक्ट है उसका ऑफिशियल नेम क्या है। तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। उसके बाद है हमारा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस बाय द रॉलेट कमीशन हेडेड बाय सर सिडनी रॉलेट टू इन्वेस्टिगेट द सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल। अब आप यहां पे देखो, बेसिकली 1919 का जो टाइम है ना, अभी ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। ठीक है, जो 1914 टू 1919 चला, तो ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो इसीलिए ये बेसिकली पास किया गया था। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ना कि एक्चुअली में पास क्यों किया गया था, तो उसका यही रीजन है। इनको ये लगा था कि जो इंडियन लोग हैं ना वो किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये पास किया गया था। द कमिटी हैड रिकमेंडेड दैट एक्टिविस्ट्स शुड बी डिपोर्टेड और इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, बिना कुछ कहे सुने 2 साल के लिए अंदर, 2 साल के लिए उनको ट्रायल पे भेज दिया जाएगा। एंड दैट इवन पोजेशन ऑफ सेडिशियस न्यूज़पेपर वुड बी एडिक्वेट एविडेंस ऑफ गिल्ट। मतलब अगर किसी ने न्यूज़पेपर भी अगर पब्लिश कर दिया ना, और अगर उसमें कुछ ऐसी अगर चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, तो उसके मतलब उसको भी एक एविडेंस बना करके 2 साल के लिए ट्रायल पे भेजा जा सकता है, उनको इम्प्रिजन किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मेन जो रीजन था इसके बॉयकॉट करने का ना वो यही था। एंड इवन इट अलाउड द अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट वारंट ऑन द मेयर सस्पिशन ऑफ ट्रीजन। मतलब अगर उनको एक सस्पेशन भी हुआ किसी पर तो उनको सीधा अंदर। देयर वाज नो कोर्ट ऑफ अपील। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से कि अगर इस एक्ट के तहत किसी को इम्प्रिजन किया जाता है, अगर किसी को जेल भेजा जाता है, तो कोई भी कोर्ट ऑफ अपील नहीं होगा, आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। मतलब अल्टीमेटली अगर एक बार लग गया तो आप 2 साल के लिए कहां अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ की ऑल द इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वोटेड अगेंस्ट द बिल, बट दे वर इन माइनॉरिटी। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जिसमें इलेक्टेड इंडियंस थे, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में किया था, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, लेकिन चूंकि वो माइनॉरिटी में थे तो इसलिए दैट वाज इजीली ओवररूल्ड बाय द ऑफिशियल नॉमिनीज। बाकी लोगों ने इसको ओवररूल कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें है सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक। इसमें हम लोग देखते हैं क्या था। मैंने इसके पहले लेक्चर्स में आपको बताए हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हर तरफ से मोस्ट ऑफ द ग्रुप जो थे, इंडियन ग्रुप्स जो थे, उन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको, हर किसी को अपने अपने तरीके का एक एक्सपेक्टेशन था उनसे। ठीक है, तो यही है यहाँ कि जस्ट व्हेन द इंडियंस एक्सपेक्टेड अ ह्यूज एडवांस टुवर्ड्स सेल्फ रूल एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द वॉर, दे वेर गिवन द शॉकिंगली रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट। मतलब यहां पर लोग ये इंतजार कर रहे थे कि इनको सेल्फ रूल मिलेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनको एक इंडिपेंडेंस मिलेगी कि अभी अपनी तरीके से रूल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको मिला क्या? रॉलेट एक्ट। एंड नॉट सरप्राइजिंगली द इंडियंस फेल्ट बिट्रेड। जो इंडियंस थे उनको क्या लगा कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। More so, Mahatma Gandhi, who had been at the forefront in offering the cooperation in British war effort, and who had even offered to encourage the recruitment of Indians into
द ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस ही कॉल्ड द रॉलेट एक्ट एज ब्लैक एक्ट। अगर ये यहां से क्वेश्चन आता है कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसके द्वारा कहा गया था, तो वो थे महात्मा गांधी। अब यहां पे आप एक और ये इंटरेस्टिंग चीज देखो कि महात्मा गांधी ने ऑफर करा था ब्रिटिशर्स को कोऑपरेशन। किस वॉर की बात हो रही है यहाँ पे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने जो इंडियंस थे उनको इनकरेज किया था कि आप जाकर के इंडियन जो ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस हैं उनका साथ दे, ठीक है। और अल्टीमेटली महात्मा गांधी ने ही रॉलेट एक्ट को क्या कहा? ब्लैक एक्ट, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि जब ये एक्ट पास हुआ तो महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह सभा। उन्होंने एक सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज किया एंड रोप्ड इन यंगर मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग एंड पैन इस्लामिस्ट। तो बेसिकली इन्होंने एक सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज किया था और उसमें जो जो होम रूल लीग के मेंबर्स थे और जो डिफरेंट मेंबर्स थे उन सबको बुलाया गया था, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट फाइनली चूजन इंक्लूडेड ऑब्जर्वेंस ऑफ अ नेशन वाइड हड़ताल। तो बेसिकली इसमें किस तरीके का प्रोटेस्ट किया जाएगा? तो उसमें पहला था नेशन वाइड हड़ताल, accompanied by fasting and prayer and civil disobedience against a specific law। देखो महात्मा गांधी तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे? वो सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉ, मतलब जो कानून है उसको तोड़ो। एंड कोर्टिंग अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पे जबरदस्ती जाकर क्या करवाना है? खुद को अरेस्ट करवाना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली फॉर्म ऑफ अरेस्ट वो क्या रखा गया था? हड़ताल एंड डिसोबीडियंस, ठीक है। उसके साथ साथ खुद को अरेस्ट करवाना एंड इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिकली हुआ क्या इसमें आगे। देयर वाज अ रेडिकल चेंज इन द सिचुएशन बाय नाउ। अब एक्चुअली सिचुएशन बदल गया था। सिचुएशन बदल गया, इसका क्या मतलब है अभी हम लोग वो देखते हैं। बेसिकली महात्मा गांधी के एंट्री के बाद बहुत सारी चीजें जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें चेंज हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि द मासेस हैड फाउंड अ डायरेक्शन। जो मासेस है अब उनको एक डायरेक्शन मिल गया था। नाउ दे कुड एक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वर्बल एक्सप्रेशन टू देयर ग्रीवांस। दो चीजें हैं, अगर आपके साथ कोई दिक्कतें हो रही हैं तो या तो आप हल्ला करके आप जोर जोर से बोल करके बताओ कि हाँ मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं। दूसरा ये है कि आप उसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। सॉल्यूशन निकालना मीन्स यू हैव टू एक्ट, और यही अब होने लगा था महात्मा गांधी के आने के बाद। इन लोगों ने एक्ट करना शुरू कर दिया था। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड अर्बन पुअर वेयर टू प्ले एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रगल। एक्चुअली क्या होता था कि महात्मा गांधी के आने से पहले का अगर हम लोग फेज देखें ना, तो हर ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, ठीक है। खासकर जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, जो पुअर पीपल थे, उनका इन्वॉल्वमेंट फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं होता था बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद ये चीज बदल चुका था, मतलब अब इनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा है द ओरिएंटेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट टर्न टू द मासेस परमानेंटली। जो ओरिएंटेशन था नेशनल मूवमेंट का वो किसकी तरफ जा चुका था? मासेस के हाथ में, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा द सैल्वेशन वुड कम व्हेन मासेस वेर अवेकेंड एंड बिकम एक्टिव इन पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट चीज है वो ये कि सत्याग्रह जो है वो कब लॉन्च होना था? 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन बेसिकली ये जो डेट है ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले एक लार्ज स्केल वायलेंट स्टार्ट हो गया। एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, ये चीज हर जगह स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि अभी तक पंजाब में नहीं हुआ। पंजाब में एक्चुअली सबसे बाद में ये चीज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाकी जगहों पर पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन पंजाब में बाद में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये ना एक्चुअली उस समय का एक किस तरीके से लोगों को कॉल करके बुलाया जाता था वहां पे किसी भी प्रोटेस्ट ये सब के लिए, किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लाइन आप पढ़ना है एक बार कि इफ यू वैल्यू योर फ्रीडम यू विल ज्वाइन। सिर्फ एक ही लाइन इतनी अच्छी लिख दी गई कि जिसको आना है वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। और ये देखिए ये बेसिकली 4 अप्रैल 1919 की बात हो रही है। 6 अप्रैल को क्या होना है? सत्याग्रह, और 4 अप्रैल का ये मीटिंग बुलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, ये जो मीटिंग होना था ये तो हुआ, सारे प्रोसेसन जो भी चीजें होनी थी ये हुई।
उसके बाद उसी के बेसिकली टाइम में एक इंसिडेंट हुआ, वो था जालियांवाला बाग मैसेक्रे। ये क्या हुआ था इसमें, अप्रैल 13 1919 को। बेसिकली ये डेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। हुआ ये कि 9 अप्रैल को दो लीडर्स जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इनको ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो अरेस्ट करके इनको ले जाया जाता है बेसिकली विदाउट एनी प्रोवोकेशन एक्सेप्ट दैट दे हैड एड्रेस्ड प्रोटेस्ट मीटिंग। इन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट मीटिंग को एड्रेस किया था, इसके लिए इनको मतलब किसी अननोन जगह पर ले जाया गया था। ठीक है, तो बेसिकली यहीं से जो एक्चुअल रिजेंटमेंट था ना वो यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो दिस कॉज्ड रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन प्रोटेस्टर्स एंड सून द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट बिकॉज द पुलिस रिजॉर्टेड टू फायरिंग इन विच सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स वेयर किल्ड। तो ये एक्चुअली 9 अप्रैल को ही ये चीजें हो चुकी हैं। जो सैफुद्दीन किचलू हैं और जो डॉक्टर सत्यपाल है इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, प्रोटेस्टर्स जो है वो वायलेंट हो चुके हैं 9 अप्रैल को। उसके बाद क्या हुआ कि डायर, ये ना यहाँ पे वर्ड ध्यान देना, मैं अभी जो ना दो वर्ड है यहाँ पे, एक पहला है ये एक शख्स है डायर और दूसरा फिर हम लोग देखेंगे डॉयर का। तो बेसिकली जो जनरल डायर था हु वाज अ सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर हाउएवर इश्यूड अ प्रोक्लेमेशन ऑन अप्रैल 13। इसने बेसिकली 13 अप्रैल को एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था, एक तरीके का एक नोटिस इसने जारी किया था जिसमें लोगों को मना किया गया था कि आप सिटी नहीं छोड़ सकते हैं बिना पास के। ठीक है, और ना ही आप कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप किसी तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या असेंबली मतलब लोगों को बेसिकली एक जगह जमा होने से मना किया गया था। अब आप एक चीज ध्यान दो, ये कब पास हुआ है, ये जो प्रोक्लेमेशन है ये कब पास हुआ है, ये 13 अप्रैल को पास हुआ है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं था कि अभी शहर में कुछ इस तरीके का कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, क्योंकि तब तो ऐसा मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। ठीक है, कोई सोशल मीडिया नहीं थी तब, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि पास हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, चूंकि उसी दिन 13 अप्रैल को ही क्या था, बैसाखी था। There was a large crowd of people, mostly from the neighboring villages, unaware of the prohibitory order in the city, gathered in the Jallianwala बाग, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था उस समय का, जो एक बहुत पॉपुलर प्लेस था फॉर द पब्लिक इवेंट्स टू सेलिब्रेट द बैसाखी फेस्टिवल। ठीक है, उसके साथ साथ उसी में क्या हुआ, कुछ लोकल लीडर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट बुलाए थे उसी दिन उसी जगह पर जालियांवाला बाग में ही। ठीक है, एट द वेन्यू। तो बेसिकली जालियांवाला बाग में दोनों चीजें अभी हुई, बैसाखी के लिए लोग भी इकट्ठा हुए थे और जो कुछ लोकल लीडर्स थे इन्होंने प्रोटेस्ट मीटिंग भी बुलाया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि मीटिंग जो है वो बहुत शांति पूर्वक चल रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें फिर दो रिजोल्यूशन, एक जिसमें रॉलेट एक्ट को खत्म करने का और दूसरा जो 10 अप्रैल को फायरिंग हुई थी उसको कंडेम करने का पास हो चुका था, दो रिजोल्यूशन इस मीटिंग में। ठीक है, लेकिन उसी वक्त क्या हुआ कि ये जो जनरल डायर था वो सीन पर ये पहुंचता है अपने लोगों के साथ। जो ट्रूप्स थे इन्होंने उस पूरे गैदरिंग को एक तरीके से घेर लिया और सिर्फ एक जो एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक कर दिया जाता है एंड अ फायरिंग वाज ओपनड ऑन द अनआर्म्ड क्राउड। ठीक है, जो एक एग्जिट पॉइंट है उसको बंद करके गोलियां चलाई जाती है। कोई भी वार्निंग इशू नहीं किया जाता है, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उनको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात थी कि उसमें चूंकि ये फेस्टिवल का टाइम था, मेन विमेन चिल्ड्रन हर कोई था उसमें। ठीक है, अब इस इंसिडेंट के बाद ऑब्वियसली जो पूरा देश था उसमें एक अलग तरीके का गुस्सा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो उनको मिला था उसको रिनाउंस कर दिया। महात्मा गांधी को एक जो टाइटल मिला था कैसरे हिंद का, जो ब्रिटिशर्स ने ही दिया था, उन्होंने इस टाइटल को भी वापस कर दिया। अब यहां पे एक चीज क्या है कि उधम सिंह हु बोर द नेम राम मोहन सिंह आजाद लेटर असैसिनेटेड माइकल ओ डॉयर। इस नाम को बस ध्यान रखना, जो जनरल डायर है वो एक अलग कैरेक्टर है, जो डॉयर है वो अलग
कैरेक्टर है। बेसिकली डायर को उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। आधे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायर को मारा था, नहीं, उधम सिंह ने डायर को मारा था। द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु प्रिसाइडेड ओवर द ब्रूटल। बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ, ये उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, तो कहा जाता है कि इसी ने प्रिसाइड किया था उस ब्रूटलिटी या वो जो इंसिडेंट हुआ था उसको, ठीक है। On October 14, 1919, the government of India announced the formation of Disorders Inquiry Committee. एक्चुअली देखो ये हुआ कि अब ऑब्वियसली पूरे देश में एक अलग तरीके का गुस्से का माहौल है, तो उस समय जो जनरल डायर है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो ब्रिटिशर्स को दिखाना हुआ कि हाँ हमने कार्रवाई की। तो इसीलिए अक्टूबर 14, 1919 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी विच केम टू बी मोर वाइडली एंड वेरियसली नोन एज हंटर कमिटी और हंटर कमीशन। तो यहां से अगर एग्जाम में दोनों चीज आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी या फिर जो हंटर कमेटी है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो ये कमेटी है ना, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट द लैक ऑफ नोटिस टू डिस्पर्स फ्रॉम बाग इन द बिगिनिंग वाज एन एरर। इन्होंने पहले गलती किसको माना कि लोगों को नोटिस ही नहीं मिला, लोगों को नोटिस ही नहीं मिला कि सिटी में एक तरीके का वो लगा हुआ है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते बिना पास के, ठीक है। ये इस कमेटी ने माना। द हंटर कमेटी डिड नॉट इम्पोज एनी पिनल और डिसिप्लिनरी एक्शन। यहां पे एक चीज बता दूं कि यहां पर 3 इंडियंस भी थे इस कमेटी में, ठीक है। और मैं यहां एक चीज आपको और बता दूं कि आप सोच सकते हो इस चीज पे कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जो एक एग्जिट पॉइंट है उसको बंद करके गोलियां अगर चलाई जा रही हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें जो लोग गोली चला रहे थे, जो ट्रूप्स गोली चला रहे थे, वो कौन थे? वो भी मोस्टली इंडियंस ही थे उसमें, ठीक है। तो यहां इंडियंस जो है वो खुद इंडियंस पे गोली चला रहे हैं। तो हंटर कमेटी का देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जो डायर है वो वापस जाता है ब्रिटेन, तो इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स मोस्ट ऑफ द पीयर्स फेवर्ड द डायर। जो वहां के बहुत से मेंबर्स थे उन्होंने फेवर किया था डायर का, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ना ये चीज कह सकते हो कि लगभग 1000 लोगों को मार के जाने के बाद डायर को वहां पे ना इनके इसके बेसिकली डायर के सपोर्ट में एक मोशन वहां पे पास किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि मॉर्निंग पोस्ट किस चीज से रिलेटेड है। तो बेसिकली मॉर्निंग पोस्ट जो है उसने एक कुछ पैसे बेसिकली उसने इकट्ठा किए थे डायर के फेवर में। उसके जो सबसे फेमस कंट्रीब्यूटर थे ना वो थे रुडयार्ड किपलिंग। इनकी कहीं ना कहीं बचपन से लेकर के ना अभी तक कहीं ना कहीं आपने इनके कुछ राइटिंग्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो मॉर्निंग पोस्ट है वो किससे रिलेटेड है? डायर से, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेंजली इनफ द क्लर्गी ऑफ गोल्डन टेम्पल लेड बाय अरुण सिंह ऑनर डायर बाय डिक्लेयर्ड हिम अ सिख। तो उस समय जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर के जो क्लर्गी थे उन्होंने डायर को सिख डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली इसी के बाद जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ वो इसी इंसिडेंट के बाद आया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा लेक्चर ये वाला यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बेसिकली स्वराज्य से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।